हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि जो आपका 5 अगस्त 2022 को जो एमसीक्यू टेस्ट हो चुका है, उसके बाद जो वीडियो के माध्यम से मॉक टेस्ट होना था, जो वर्बल कम्युनिकेशन होना था, उससे संबंधित आपके लिए 2-3 मेल आ चुके हैं और फाइनल एक नमूना जो एक सैंपल का भी मेल आपके पास पहुंचा है, आया हुआ है। तो आखिर उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, किस तरीके से हम उसे देखेंगे, किस तरीके से हम उसे जानेंगे, जो कि आपके सभी के पास आया है। सभी लोगों के कमेंट भी था कि सर इसको वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप 5 मिनट में प्रिपरेशन करके, थिंक करके आप जूम मीटिंग के माध्यम से जो आपको सेंटा या हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद को आप प्रेजेंट कर सकें ऑनलाइन। उसके माध्यम से जो सैंपल है, जो कि हरियाणा सेन यानी कि हरियाणा स्पेशल एजुकेशन नीड्स एजुकेटर सिलेक्शन टेस्ट के लिए जो वर्बल कम्युनिकेशन मॉक टेस्ट है, यानी कि जो मौखिक संचार मॉक टेस्ट है, उसके लिए सैंपल आपको भेजा गया है। कुछ क्वेश्चन जो मुझे भेजे गए हैं, मैं उनके आधार पर आपको बताता हूं कि आखिर किस तरीके से वीडियो 1 में जो 3 पॉइंट हैं, वीडियो 2 में जो 3 पॉइंट हैं, कैसे हम उसको चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि जूम में आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। आपका बैटरी फुल चार्ज होना चाहिए। आपका इंटरनेट कनेक्शन बेहतर होना चाहिए। डिसकनेक्ट होने के बाद आप दोबारा से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। वीडियो 1 के नमूना विषय में है। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि बोलने के लिए निम्न में से किसी एक विषय का चयन करें, जैसे कि आप अपनी कक्षा को संबोधित कर रहे हो। कृपया इस स्थिति से निपटने के लिए आप जिस ग्रेड और सीखने या विकास की चुनौती पर विचार करें उसे साझा करें। यानी कि जो आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा प्रिपरेशन के लिए, उन तीनों टॉपिक्स के माध्यम से वीडियो 1 के लिए आप उसी में से 5 मिनट के बाद जो भी आपने सोचा है माइंड में, जो भी आपके माइंड में चला है 5 मिनट, उसको साझा करना है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है, सबसे पहला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरीके से आपको तक साझा करूं कि कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि कुछ और नया जोड़ा जा सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज़ भी जोड़ देंगे तो कैसा रहेगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। पहला है कि आप चाहते हैं कि आपके पास एक परियोजना कार्य को पूरा करने के लिए समूहों में काम करें। ये वीडियो 1 के लिए पहला पॉइंट है। आप देखते हैं कि एक छात्र बिल्कुल भी सहभागी नहीं है और कक्षा के कोने में अपना सिर नीचे करके बैठा हुआ है। आप इस छात्र की मदद कर उसे परियोजना कार्य में अधिक सहभागी कैसे बना सकते हैं, मतलब उसकी मदद करना है। आप जानते हैं कि कोई अकेला बैठा होता है, एलोन महसूस करता है, ग्रुप में नहीं रहता, तो वो ज़्यादातर ऑटिज्म का शिकार होता है। या यूं कहें कि जो उसका एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होता है, जो बाह्य कारक होता है पर्सनालिटी का, जो सोसाइटल जो जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है, वो नहीं होता उसके अंदर। वो भी एक पर्सनालिटी होती है एक तरीके की। तो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला कि अगर आप एक टॉपिक लेते हैं, मान लीजिए कि आपको छोटे छोटे पौधे लगवाने का कार्य एक परियोजना विधि के माध्यम से, प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से आपको मौका मिला है करवाने का, या फिर आपको पेंटिंग करवाने का ग्रुप में मौका मिला है, तो आप कैसे उस जो अलग बैठे बच्चे को शामिल कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि आप कोशिश करिए कि ये समझिए कि वो आखिर ऐसा क्यों है। मोटिवेट करिए उसे, क्योंकि जब तक आप उसे मोटिवेशन नहीं देंगे, तब तक हो सकता है कि वो बिल्कुल भी रेडी ना हो उस समूह कार्य को करने के लिए। आप रिवार्ड देने की भी कोशिश करें। रिवार्ड शब्दों के माध्यम से दे सकते हैं, किसी वस्तु के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन पहले तुरंत वस्तु ना दे दें। अगर आपके कहने से वो थोड़ा बहुत हलचल करता है, थोड़ा बहुत रेडी होता है, तो आप उसे तुरंत प्रशंसा करें कि वाह, तुम अब बहुत अच्छा करोगे, अब तुम उसे कर लोगे। वहाँ पर जो भी काम सब लोग कर रहे हैं उसे तुम बेहतर करने की पूरी कोशिश करोगे, कर लोगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो गतिविधियाँ होती हैं उन्हें बार बार करवाना चाहिए, रिपीटिशन करवाना चाहिए इन बच्चों के हिसाब से, क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि इनका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होता है, इनका मेंटल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता है सामान्य बच्चों की अपेक्षा। हालांकि ठीक होता है बट कम। रीइंफोर्समेंट देना बहुत ज़रूरी है, पुनर्बलन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो शामिल हो सके।
कभी कभी आपको खुद से भी एक्टिविटी करना पड़ता है। कई बार खुद से भी एक्टिविटी करना पड़ता है कि आप उसमें शामिल हो जाइए, और वो एक्टिविटी को आप करेंगे तो शायद आपको देख करके वो करने लगे, तो उसकी हेल्प हो सकती है। आप और कुछ क्या कर सकते हैं, आप ज़रूर बताइए। दूसरा पॉइंट है कि आपकी कक्षा अभी शुरू हुई है और आप देखते हैं कि बच्चे को किस तरीके से घर स्थिर रहने में मुश्किलें हो रही हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहा है, वह अन्य छात्रों पर जोर से चिल्ला रहा है, और पिछले शिक्षक ने भी यह बताया है कि वह पिछली कक्षा में बहुत अशांत था। आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे ताकि इस छात्र और अन्य छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। ज़्यादातर जो ऐसे बच्चे होते हैं वो बहुत हाइपर एक्टिव वाले बच्चे होते हैं, जो कि ऐसे नहीं होते, या तो फिर उनको कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो लोगों के साथ में रह सकें या समूह में रह सकें। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं झगड़ा करता है, ज़्यादा करता है, तो एक ऐसा लेसन ले सकते हैं जो कि लेन देन से रिलेटेड हो या एक्सचेंज से रिलेटेड हो, विनिमय से रिलेटेड हो, क्योंकि आपस में जब विद्यार्थी लेता है तो उसके लगाव बनता है। अभी क्या है, वो झगड़ा करता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले पढ़ाते समय जो भी मतलब इस तरीके के जो उपद्रवी छात्र कह सकते हैं या एडीएचडी वाले छात्र कह सकते हैं, उसको फ्रंट में बैठाना चाहिए। सबसे पहली बात है कि उसको फ्रंट में बैठाओ। टीचर्स का काम है, अगर पीछे बैठा देंगे तो वैसे भी झगड़ा करेगा, फ्रंट में बैठाएंगे तो आप देखते रहेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत उसके अंदर डर बना रहे। इसके अलावा उसको वर्क दे देना चाहिए कुछ। कई बार होता है कि वो खाली बैठा रहता है, आप लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर मेथड से उतने ज़्यादा बच्चे प्रभावित नहीं होते हैं। छोटे बच्चों की अगर बात करें हम, तो उसे कोई वर्क दे दीजिए। मान लीजिए कि आपने ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख दिया, तो उसको मिटाने का काम दे दीजिए या कुछ करने का काम दे दीजिए, क्योंकि वो काम में बिजी रहेगा तो अनावश्यक गतिविधि नहीं करेगा। ये टेक्निक है एक प्रकार की। आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सहयोग भी कर सकते हैं, उसके माता पिता से भी संपर्क कर सकते हैं कि ये ऐसा कब से है, किस तरीके से है, ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि अचानक से आप उसे मार भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आप तरीके अपना सकते हैं कि किस तरीके से अगर आपने कक्षा को करते हैं, कक्षा में अगर ऐसी चीज़ें करते हैं, नियमों का पालन करने पर प्रशंसा जरूर करें। वाह बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि जो जनरल बच्चे हैं, जो ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं, जो शांत बैठे रहते हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए प्रशंसा बहुत जरूरी है। हालांकि अन्य की भी करनी चाहिए, लेकिन उसकी करने से वो हो सकता है कि खुश हो जाए कि वाह मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हेल्पिंग एंड सोशल स्किल सिखाना, जैसे बच्चों की मदद करने के लिए कहना। जब बच्चे खाना खाते हैं तो उस समय किस तरीके से कुछ क्लासरूम में ही ऐसी एक्टिविटी करवाना कि सभी लोग अपनी अपनी जगह से उठें और आपस में एक दूसरे से सामग्री लें। तो जब लेते हैं तो उसमें किस तरीके का उसका व्यवहार रहता है, किस तरीके से एक्सचेंजिंग सिस्टम में उसका बिहेवियर रहता है, उसको देखना, उसको बोलना कि बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छे तरीके से ये काम किया है। इसके अलावा अगर अच्छे से रहता है, मदद करता है, तो थोड़ा बहुत पुरस्कार भी दे देना। गले मिलवाना, ये एक आपको लग रहा होगा कि सर ऐसी एक्टिविटी क्यों, लेकिन जब बच्चे हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं, तो आपस में उनको एक स्वयं की आपसी अनुभूति का आभास होता है कि जो हम अलग महसूस करते हैं वो हम एक हैं। एक साथ ग्रुप वर्क कराइए उनको साथ में, ताकि वो हेल्पिंग जब होगी एक दूसरे की, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल जो अशांत बच्चा है, जो प्रॉब्लम बच्चा है, वही कर सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसकी भी हेल्प दूसरे लोग करेंगे और वो दूसरी की भी हेल्प करेगा, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा हम हेल्दी हैबिट्स को इस्टेब्लिश करेंगे क्लासरूम में। किस तरीके से, जैसे सब लोग आएँ तो सब लोग आपस में, जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी से नमस्ते करने के लिए कहें, हैंडशेक करने के लिए कहें, गले मिलने के लिए कहें। टीचर्स भी खुद उनसे सभी से नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, क्लास में आए और आने के बाद सीधा पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो क्योंकि बच्चे अभी एडजस्ट नहीं हुए हैं। बच्चों को सबसे पहले बिलीव होना चाहिए कि आप पढ़ाएंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हेल्दी रिलेशनशिप, कनेक्टिविटी नहीं होगी विद वेलबींग, उनको लगना चाहिए कि हमारा कल्याण हो रहा है, वो भी साइकोलॉजिकल वेलबींग, तब मतलब मनोवैज्ञानिक कल्याण, तब जाकर के बेहतर वो पढ़ना सीखेंगे। बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो आपस में आप करवा सकते हैं,
जिनको करवाने के बाद आप आपस में देखेंगे कि उनका झगड़ा शांत हो जाएगा। जो अशांत बच्चा है, जो दूसरों पर मारता चिल्लाता है, वो आपस में जब सहयोग करेंगे, जब आपस में हेल्प करेंगे, तो उनके माइंड में आएगा कि यार नहीं, ये मेरी भी हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तीसरा देखिए, और अगर कोई लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप वहाँ पर बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप कैमरा ऑन करके जब आप बताएंगे ऐसे ही। तीसरा, आपको ऐसे छात्रों, तीसरा जो पॉइंट है पहले वीडियो में, आपको ऐसे छात्रों के समूह के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया है जो एक विषय में असाधारण रूप से अच्छे हैं, जो एक्सेप्शनल हैं, बहुत ही मतलब अधिक एक्सेप्शनल रूप से अच्छे हैं और दूसरों में संघर्ष कर रहे हैं। मतलब एक विषय में बहुत अच्छा है और दूसरों में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं। वे उन विषयों में काम करने के लिए प्रेरित नहीं हैं जिनमें वे संघर्ष कर रहे हैं और अक्सर अशांत और कार्य से विचलित पाए जाते हैं। आप इस स्थिति को कैसे संबोधित करेंगे? अगर क्लास में आपके ऐसे बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको देखना होगा कि वर्क एडाप्टेशन से रिलेटेड कोई लेसन लीजिए, कोई ऐसा लेसन लीजिए जिसमें ये देखिए कि किस तरीके से टेस्ट आप करवा सकते हैं, किस तरीके से आप उनको इन्वॉल्व करा सकते हैं, किस तरीके से कौन सी एक्टिविटी ले सकते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये एक सैंपल है। वहाँ पर आपको फाइनल जब जुड़ेंगे एट ए टाइम में आपको 3 टॉपिक्स मिलेंगे आपको, और उस टॉपिक्स के आधार पर आपको प्रेजेंट करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो आप एक नमूना अलग अलग टॉपिक सोच करके रखिए कि और कौन कौन से हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके क्लासरूम में ऐसे बच्चे हैं तो आप कैसे हैंडल करेंगे, मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ। तीसरे में देखिए, सबसे पहले पता लगाना है कि किस कारण से ऐसी समस्या है। भाई अगर एक एक्सेप्शनल चाइल्ड है, एक विषय में बहुत अच्छा है लेकिन दूसरे विषय में बिल्कुल गधा है या बिल्कुल भी यूज़ सही से वो पढ़ नहीं पा रहा, कठिनाई महसूस कर रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम आपस में भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे बहुत लोग हैं जिनका गणित कमज़ोर होता है लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, किसी का देखेंगे कि सोशल साइंस बहुत अच्छा होता है लेकिन अन्य सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर होता है। तो ऐसे होता है। आखिर पता लगाना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पता लगाएंगे कि समस्या क्या है, कि दूसरे विषय में क्यों ऐसा कमजोर है। सब दूसरी चीज इंटरेस्ट का पता लगाना, क्या जिस विषय में वो बहुत एक्सेप्शनल है क्या वही विषय उसका इंटरेस्ट है। तो दूसरे में हम इंटरेस्ट कैसे जगाएंगे? मान लीजिए कि उसका सोशल स्टडी पढ़ने में, एनवायरमेंटल साइंस में, ये जो सोशल एक्टिविटीज़ है उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इंटरेस्ट जगाइए, आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ लागू करिए, विभिन्न प्रकार के योगा एक्टिविटीज़ करवाइए, विभिन्न प्रकार के आपस में खेलकूद की एक्टिविटीज़ करवाइए, विभिन्न प्रकार के जो आपस में चीज़ें लेन देन की हैं उनको एक्टिविटी करवाइए। उससे होगा क्या कि आपस में जो उसे जिस चीज़ों में दिक्कत आ रही है उन चीज़ों को वो सीख सकेगा। बहुत सारे कल्चरल इवेंट करवाइए जिनसे उसे पता लगेगा कि सोशल क्या होता है, किस तरीके से सामाजिक संरचना होती है, किस तरीके से समाज को प्रेरित किया जाता है, वो चीज़ों को समझ सकेगा। बहुत सारी जगहों पर केवल दिखावा होता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती ही नहीं है, मनोरंजनात्मक गतिविधियां होती नहीं है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो परेशान होता है और ड्रॉप आउट हो जाता है, फिर छोड़ करके चला जाता है। भाई उसके अनुसार चीज़ें नहीं होंगी तो जो उसे पसंद है वही चीज़ केवल करवाया जाता है, दूसरा करवाया नहीं जाता, तो उसे तो लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन आगे के लिए तो नुकसान है ना। इसके अलावा स्वयं एक्टिविटी करके दिखाना, कई बार ऐसी चीज़ें जिन एक्टिविटी में जो बच्चा कठिनाई महसूस कर रहा है उसे खुद करके दिखाना। जैसे मान लीजिए कि उसको जो सह पाठ्यचर्या गतिविधियां हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मनोरंजन नहीं है, तो टीचर खुद भी डांस कर सकता है, टीचर खुद भी उस तरीके के एक्टिविटी करने के लिए खुद कपड़े ऐसे पहन के आ सकता है, वहाँ पर बच्चों के साथ ग्रुप में शामिल होकर के एक्टिविटी कर सकता है। करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसे बच्चों को लगेगा कि हाँ यार वो कठिन नहीं है, जब हमारे गुरुजी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उसको भी शामिल करो ग्रुप में। इसके अलावा जो कठिन है उसके लिए टास्क एनालिसिस का भी यूज कर सकते हैं। जो कठिन चीज़ें हैं, मान लीजिए जो सब्जेक्ट कठिन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, ऐसा नहीं कि एकदम पढ़ा दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लीजिए उसको इंग्लिश नहीं आती, पढ़ना नहीं आती, उसको डर लगता है, कोई बात नहीं, आप ABCD, अगर मान लीजिए छोटे बच्चों की क्लास है या क्लास 5th में है, 6th में है, उसको छोटा सा लेसन प्लान है, मान लीजिए कि हम पढ़ाना चाहते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के कलर्स नेम, ये जो विटामिन्स नेम, विटामिन्स के फ़ायदे क्या हैं, किस तरीके से, उनको ये चीज़ें सब पसंद नहीं है, उसे केवल खेलकूद में पसंद है, उसे केवल मैथ लगाने में पसंद है, उसे केवल अन्य चीज़ों में पसंद है। तो अगर इनमें नहीं है तो आप इनको कोशिश करिए, इनको आप खुद इन्वॉल्व होइए, आप खुद उस एक्टिविटी को करिए। ये टीचर की भी जिम्मेदारी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम करते नहीं हैं तो
बच्चे नहीं कर पाते हैं। आपको वीडियो में यही चीज़ें सुझाव देना है, बताना है कि अगर आपको ऐसी स्थिति आ जाएगा तो आप क्या करेंगे। टीचिंग मैगजीम्स को अपनाना चाहिए जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो। एक विषय में बहुत अच्छा है लेकिन दूसरे विषय में कठिन क्यों है, तो दूसरा विषय जो कठिन है उसके लिए हम छोटे छोटे चीज़ों में पहले सिंपल चीज़ें बताएं फिर कठिन चीज़ें बताएं, ताकि वो क्या होगा कि जो प्रीवियस नॉलेज होता है और स्पेसिफिक नॉलेज से जोड़ने के लिए हमें लिंक चाहिए होती है, इसलिए हम इसका उपयोग करेंगे जो सरल से कठिन की ओर चलेंगे। और टास्क एनालिसिस का यूज करेंगे, खास करें जो मेंटल रिटार्डेशन बच्चे होते हैं इनको हम टास्क एनालिसिस का यूज करते हैं, क्योंकि इनका करिकुलम फंक्शनल करिकुलम होता है, तो फंक्शनल एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम करवाते हैं। और दूसरी चीज़ कि इसमें आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान देंगे कि जिस सब्जेक्ट में बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, कठिनाई महसूस कर रहा है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उस चीज़ में कमज़ोर है तो उस एक्टिविटी को जितनी ज़्यादा करेगा वो सीख पाएगा। अब हम देखते हैं कि वीडियो 2 में आप बाकी चीज़ें भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर ये भी चीज़ें अगर हम एक्टिविटी में शामिल कर लेंगे तो बच्चा और अच्छे से क्या समझ जाएगा। सर इस तरीके का अगर हम टॉपिक ले लें तो साइंस का टॉपिक ले लें सर, जीके का टॉपिक ले लें सर, हिंदी सब्जेक्ट का टॉपिक ले लें, कोई गद्य पद्य का टॉपिक ले लें सर, हम दिनचर्या से रिलेटेड जो हमारी डेली रूटीन की टॉपिक ले लें सर, हम जो सेल्फ हेल्प स्किल है उसका टॉपिक ले लें। सेल्फ हेल्प स्किल मतलब खुद से कपड़े पहनना, कॉम करना या नहाना, ये सारी चीज़ें सेल्फ स्वयं से कोई चीज़ करना। मान लीजिए कोई सर कलर्स नेम ले लें सर, कलर्स नेम उसको पसंद नहीं है सीखना तो फिर उसको कैसे सिखाएं, तो आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, आपको लगता है कि कमेंट में इतनी सारी चीज़ें नहीं लिख सकता, मेरा कोई देख ना ले, तो आप मेल भी कर सकते हैं, मैं मेल का रिप्लाई दूंगा। अब देखते हैं दूसरे वीडियो में ये कहता है कि परीक्षक को संबोधित करते हुए निम्नलिखित में से किसी एक विषय का, अब सामने आपके परीक्षक बैठा हुआ है, अब आपको संबोधित करना है कि भाई कैसे ये जो 3 पॉइंट है मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला है कि ये वीडियो 2 के लिए है कि 2 नए कौशलों का वर्णन करें जो आपको लगता है कि मिश्रित तरीका मतलब ब्लेंडेड वे होता है, एक तरीका अब ब्लेंडेड लर्निंग होता है जो मिश्रित तरीके से सीखने के लिए एक शिक्षक को विकसित करने की आवश्यकता है, मतलब शिक्षक को विकसित करें ताकि वो एक बेहतर तरीके से सिखा सके, ऐसे तरीके अपना सके। तो इसके लिए कई सारे तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है कि ब्लेंडेड लर्निंग जब भी हो तो टीचर शुड बी टेक्नो फ्रेंडली। सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 स्किल में मैं कई सारी स्किल बताऊंगा आपको, वहां पर 2 स्किल बताना होगा, जिनमें सबसे पहला है कि टीचर को कैसा होना चाहिए, टेक्नो फ्रेंडली, यानी कि टेक्नोलॉजी या डिजिटल को यूज करना अच्छे से आना चाहिए। और वैसे भी प्रेजेंट टाइम में देख ही रहे हैं आप, विदाउट टेक्नोलॉजी के तो कुछ संभव ही नहीं है। तो ब्लेंडेड मोड में अगर लर्निंग चाहते हैं तो ये तय है कि जब तक आप टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक आप बेहतर तरीके से टीचिंग नहीं कर सकते हैं। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि सिचुएशनल टीचिंग स्किल होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कभी कभी ये होता है कि क्लास में हम जिस चीज़ को तैयार करके जाते हैं वहाँ बच्चों का माहौल कुछ अलग ही मिलता है, तो हमें कई बार जो हमारा टॉपिक होता है उसको जो हम मॉडिफाई करके गए होते हैं उसको वहाँ पे अलग से सिचुएशनल जो टीचिंग स्किल बहुत ज़रूरी है कि एट ए टाइम आपका डिसीजन मेकिंग कितना होगा। और यही चीज़ आपको वीडियो में देखना चाहते हैं वो 5 मिनट के लिए कि वास्तव में आप ये चीज़ कर पाते हैं कि नहीं, ये चीज़ आप बता पाते हैं कि नहीं। वही सेंटा जानना चाहता है, वही हरियाणा इस स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद जानना चाहता है आपसे। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। टीचर के लिए कम्युनिकेशन स्किल ना हो तो उसका टीचर होना बेकार है, क्योंकि अगर उसे बातचीत करना नहीं आता, उसे स्पीच नहीं आती, उसको बोलना नहीं आता तो उसके लिए बेकार है, वेस्ट स्किल में आता है। कैपेसिटी ऑफ टीम वर्क, हमेशा कभी बच्चों को पढ़ाते ही नहीं रहना होता है कि एक ही बच्चों को पढ़ाएगा। 50-50, 40-40 बच्चे, 30-30 बच्चे बैठे होते हैं क्लास में, उनको कैसे हम मैनेज करेंगे, उनके पास कितनी कैपेसिटी है टीम वर्क की। 40 बच्चे हैं, उनको कैसे पढ़ाएं। कई बार होता है कि हम 10 बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लेकिन 40-50 बच्चे आ जाते हैं तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है, हम खुद कांपने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम बेबाक थिंकिंग रखनी चाहिए, और वो होगा पढ़ने से। दुनिया के किसी भी काम में अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं, महारत एक स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र को पढ़ लीजिए।
यकीन मानिए कि पढ़ने के बाद आपके अंदर वो विकसित हो जाएगा। उसको एक्टिविटी के माध्यम से भी करिए। साथ ही टीम मैनेजमेंट स्किल, हम जब बच्चों में ग्रुप को डिसाइड करते हैं ना, तो सही से ग्रुप ही नहीं बना पाते। कई बार ऐसा होता है, और जब सही से ग्रुप नहीं बन पाता तो ये स्किल है। क्लासरूम में किस तरीके से करना, क्लासरूम का मतलब ये थोड़ी होता है, टीचर का मतलब ये थोड़ी होता है कि क्योंकि सीखने के लिए अगर अच्छे तरीके अपनाना है, अपने खुद स्किल होना चाहिए, तो ये सब स्किल जरूरी है। हमेशा एक ही आया टीचर आया और पढ़ा करके चला गया, ऐसा ऐसा तो हमेशा नहीं रहेगा ना। आप क्लास में आइए, बच्चों का मैनेजमेंट देखिए, खुद का मैनेजमेंट देखिए, बच्चों से इंटरेक्ट करिए, सबसे पहले उनके साथ कम्युनिकेशन करिए, सबसे पहले उनके मेंटल को आप अंडरस्टैंड करिए। सबसे पहले जब आप ऐसी चीज़ों को सीखेंगे, सबसे जानेंगे, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे, अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे, टीच कर पाएंगे। इसके अलावा पेशेंस, टॉलरेंस, भैया सबसे इंपॉर्टेंट है। टीचर का सबसे पहला टी टॉलरेंस होता है, जिसे हम सहनशीलता कहते हैं, पेशेंस कहते हैं। अगर ये नहीं है शिक्षक के अंदर, तो उसके ये सबसे बड़ा गुण है, बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, खास करके स्पेशल एजुकेशन की कैटेगरी में आप जाएंगे, एक बच्चा रिपीट करने को बोलता है, 10-10 बार उसको चाहिए, बोले दोबारा सवाल करेगा, क्योंकि उसे एक बार में समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको समस्या है। इसलिए स्पेशल एजुकेटर जो होता है, जनरल टीचर से लाख गुना बेटर होता है, क्योंकि उसके अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो स्पेशल एजुकेशन नीड्स के अकॉर्डिंग होती हैं। लेकिन आजकल सब दुकानें खुल गई हैं, तो बस डिग्री लेके घूमना है, हालांकि वो एक अलग मैटर है। इसके बाद है टॉलरेंस, बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि एडजस्टमेंट टीचिंग स्किल होनी चाहिए। कई बार होता है, हम गए जिस टीचिंग स्किल को लेकर के जाए कि आज हम लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे, हमारा वहाँ पे बदल जाता है। पता चले कि हमको टीम बनाना पड़ा, बच्चों को आज पढ़ने का मन ही नहीं है, हम क्या करेंगे, चलो बच्चों गार्डन में चलते हैं। ज़बरदस्ती नहीं, नहीं तुमको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ज़बरदस्ती करना ही नहीं है। स्किल होना चाहिए कि भाई आपको ऐसा लगता है, और ख़ास करके मेन जो मैंने आपको बताया कि टेक्नो फ्रेंडली होना ही चाहिए। और आपको लगता है कि और क्या हो सकती हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब दूसरा वीडियो में देखते हैं, मतलब वीडियो 2 के दूसरे पॉइंट में देखते हैं। कहता है कि कक्षा में सकारात्मक सीख के परिणाम प्राप्त करने के लिए माता पिता कि समर्थन का उपयोग करने के 2 तरीकों का वर्णन करें। ये तो 2 तरीकों बता रहे हैं, मैं आपको कई सारे तरीके बता रहा हूँ, आप वहाँ पर 2 तरीके बता दीजिएगा। अब कुछ और तरीका आपको आता हो तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको इन सब वीडियो से हेल्प मिलता है, ताकि मुझे भी लगेगा कि नहीं बनाना चाहिए आप सब लोगों के लिए। हालांकि बहुत सारी वीडियोस बने हैं, फिलहाल हम अभी देखें इसे 2 में देखते हैं कि कौन माता पिता के साथ कैसे समर्थन उसका उपयोग करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि अब तो खैर ज़्यादा होने लगा है, पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग, बहुत ज़रूरी है भाई पेरेंट टीचर मीटिंग। ये अगर नहीं करवाएंगे ना, तो आपको अधिकतर जानकारी बच्चे के बारे में खुद नहीं मिलेगा। हालांकि हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं सिखाने के लिए पहले, लेकिन अगर माता पिता को आप शामिल कर लेंगे ना, क्योंकि माता पिता से ज़्यादा टीचर कभी भी नहीं जान सकता है बच्चे के बारे में, वो 10 साल या 20 साल भी रह लेगा तो भी, क्योंकि जो माँ जाने की बचपन से जन्म दी है, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता, उसकी हर हरकतों से वाकिफ़ है वो, कि किस तरीके से ऐसा हुआ है मेरा बेटा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माता पिता का समर्थन लेने के लिए पीटीएम करवाइए, और पीटीएम के माध्यम से माता पिता आ भी जाते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारे माता पिता होते हैं जो शामिल नहीं होना चाहते, उनको फुर्सत ही नहीं है, बच्चा टीचर देख लेगा, टीचर पे ब्लेम लगा देना, लेकिन करना चाहिए। दूसरा, इन्वॉल्वमेंट पेरेंट इन एक्शन रिसर्च, कार्यात्मक अनुसंधान में माता पिता को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, माता पिता का समर्थन लेंगे तो सकारात्मक सीख मिलेगी, डेवलपमेंट होगा। अगर आप कोई बच्चे के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं सिखाने की, उनके व्यवहारिक विकास की, उसके सामाजिक विकास की, उसके मानसिक विकास की, उसके शारीरिक विकास की, उसके भाषाई विकास की, उसके संप्रेषण विकास की, उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट की अगर आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है, तो उस स्ट्रेटजी के लिए आप क्या करिए, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए, उनसे भी सहयोग लीजिए, बहुत सारी मदद मिलेगी आपको। इसके अलावा
होमवर्क एंड असाइनमेंट में मदद करना। माता पिता को बताइए कि इनको असाइनमेंट दिया गया है, होमवर्क दिया गया है, ये करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। मदद लेना माता पिता की बहुत ज़रूरी है टीचर्स के लिए। प्रतिदिन अपने बच्चे से गतिविधियों के बारे में चर्चा करें। आज क्या हुआ, आज तुमने नया क्या सीखा। और सबसे बड़ी बात है ना कि बच्चों को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है केवल किताबी कीड़ा ही नहीं बनाना है हमें। माता पिता को प्रतिदिन बच्चा स्कूल से घर आ जाए तो पूछना चाहिए कि बेटा आज तुमने क्या सीखा, तुमने आज कितने लोगों की मदद की। तो बच्चा जानेगा अच्छा मदद जैसी कौन सी चीज़ होती है। आज तुमने कितने लोगों की हेल्प किया कि मान लीजिए कि कोई खाना नहीं लाया था तो तुमने खाने से मदद किया क्या। ऐसे ज़रूरी है, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं लेकिन इन फ्यूचर के लिए उसका जो जो माइंड जो एक कैपेसिटी बन रहा है, जो एक बिल्ड हो रहा है इन फ्यूचर के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई तरीके हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट देखते हैं कि आपको अपने स्कूल में स्कूल छोड़ने की दर जो ड्रॉप आउट रेट होता है, सबसे बड़ा दिक्कत है ड्रॉप आउट रेट। बच्चे स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं। मैं बताता हूँ किस लिए भाग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। दर को कम करने की जिम्मेदारी दी गई है। मान लीजिए कि मैं एक शिक्षक हूँ या आप एक शिक्षक हैं, आप देख रहे हैं वीडियो को, तो अगर आपके स्कूल में ऐसा है कि बच्चे खूब भगते हैं, 100 बच्चे थे, पता चले 2 महीने बाद 85 बचे, तो आखिर उनके छोड़ के जाने का रीज़न क्या है। तो इसे हासिल करने के लिए आप कौन कौन से 2-3 कदम उठाएंगे तो ज़रूर बताइए। 2-3 मतलब 2 बताओ, 3 बताओ, तो 5 मिनट में आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि प्रोवाइड नीड बेस्ड लर्निंग। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम किसी भी विद्यार्थी को हम आवश्यकता आधारित अधिगम नहीं करा पाते हैं। और आवश्यकता आधारित अधिगम क्या होता है कि बच्चे की जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लक्षण हैं, उन्हीं के आधार पर बना करके उनको सिखाना, उनको शिक्षित करना, ताकि वो आगे चल करके हमारे समाज में बदलाव ला सकें, हमारे देश को एक बेहतर विकास की ओर ले जा सकें। इस तरीके से हमको नीड बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड होना चाहिए। जब उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जब उनको उनके सीखने के अकॉर्डिंग, उनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है लर्निंग। मान लीजिए क्लासरूम में एचआई बच्चे हैं, स्कूल में एचआई बच्चे, बीआई बच्चे, मेंटल रिटार्डेशन है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, या किसी तरीके से जो भी हो, तो सीधी सी बात है यार कि हमको क्या करना चाहिए, उनको प्रोवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड। बहुत सारी स्कूल में देखते हैं एचआई बच्चे रहते हैं लेकिन उनको साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं मिलता है। जिस बीआई बच्चे रहते हैं उनको कोई मोबिलिटी ट्रेनर देने वाला नहीं मिलता है, जिनको ब्रेल वाला नहीं मिलता है, टास्क एनालिस्ट नहीं मिलता है, जो मेंटल रिटार्डेशन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनको सिखाने के लिए एक ट्रेनर नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात है आज ड्रॉप आउट रेट कम है। दिव्यांग बच्चों का स्कूल से जो हो रहा है उसको कम करने के लिए एक ज़रूरी है कि आप स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति करें। हालांकि एक शिक्षक के जिम्मा नहीं है कि वो नियुक्ति कर सकेगा, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है, जो बिल्कुल भी शून्य स्थिति है। आप बड़ी बात है कि कम से कम ये कंटेक्चुअल बेस्ड में ही जैसे भी जिस भी तरीके से आपको रखा जा रहा है, तरीके अपनाए जा रहे हैं, कम से कम ठीक है, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि एक प्रकार से हरासमेंट ही है। दूसरा देखिए, क्रिएट इनोवेटिव रिक्रिएशनल एक्टिविटीज फॉर हेल्दी एंड एक्टिव लर्निंग। सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसी इनोवेटिव रिक्रिएशनल एक्टिविटीज डेवलप करें। इनोवेटिव मतलब कुछ नई मनोरंजनात्मक गतिविधियां किसी पढ़ाने की, जिससे आप वो एक्टिव लर्निंग कर सके, हेल्दी लर्निंग कर सके। खेल खेल के माध्यम से सिखाइए। आप लोग बोलते हैं कि देखिए कौन कौन से टीचर, बहुत आप कई सारे टीचर्स का नाम जब आप लेते हैं कि वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, बोले साहब खान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्यों कि वो एक्टिविटी बेस्ड, वो क्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, रिक्रिएशनल मनोरंजनात्मक तरीके से पढ़ाते हैं, मातृभाषा में पढ़ाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब देखिए उनके यहाँ बच्चे भगते हैं, खान सर के यहाँ और ज़्यादा पढ़ने आते हैं। ड्रॉप आउट रेट उनके यहाँ है कहाँ? वो तो ड्रॉप आउट नहीं होता, वो तो सिलेक्शन हो जाता है तभी जाते हैं, नहीं तो ज़िंदगी भर पढ़ेंगे। आपके स्कूल में, आपकी क्लास में ऐसे कम करने के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। बच्चों की विशेषताओं को जानना पड़ेगा, उनकी आवश्यकताओं को जानना पड़ेगा और क्रिएट करना पड़ेगा ऐसी नई एक्टिविटीज़ जो सरकार द्वारा नहीं सुझाई गई हैं। हमको एज ए सिचुएशनल देखना है भाई कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की विशेषताएं क्या हैं। जब तक बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तब तक बेहतर नहीं हो सकता है। इसके अलावा बिल्ड एक्सेस एंड एक्सेसिबिलिटी पॉइंट, ये एस्पेक्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर ड्रॉप आउट रेट की बात करें, एक्सेसिबिलिटी का मतलब चलना फिरना ही नहीं होता है।
एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि भैया जो उसका करिकुलम है क्या वो उसको एक्सेस कर पा रहा है, जो उसमें कंटेंट है क्या वो उसके लिए ठीक है, क्या वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है। वो भी अपने आप में एक एक्सेस है कि उसको करिकुलम के एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं। अगर आप दिव्यांग बच्चों की बात करें, मान लीजिए कि अगर कोई फिजिकल बच्चा है, लाइब्रेरी में है, वो व्हील चेयर में बैठा है, तो आप जानते हैं कि जो हमारा अलग अलग जो लाइब्रेरी होता है उसका जो रो होता है वो बड़ा ऊंचे तक होता है, गलत है। बच्चा मूव नहीं कर पाएगा, बच्चा खड़ा कैसे होगा, कैसे खड़ा होगा उस किताब को निकालने के लिए, तो उसको हमें नीचे करना पड़ेगा। ये एक्सेसिबिलिटी है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है व्यक्ति के पास जो क्षमताएं हैं वो उसका उपयोग वहां पर कर सके, तभी वो एक्सेसिबिलिटी है, अदरवाइज उसे एक्सेसिबिलिटी नहीं कह सकते। इसके अलावा यूज रिक्रिएशनल टीचिंग स्टाइल विद बेस लाइन। बेस लाइन को आजकल हम देखते ही नहीं है। टीचर कहे हाँ बच्चों निकालो किताब, चलो पढ़ो, लिखो लिखो या पैरा लिखो। अरे भाई साहब उससे थोड़ी काम चलेगा जी। अरे देखो बच्चे पढ़ने के लिए रेडी है कि नहीं, रेडीनेस। आप लेसन प्लान से पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने में जाने से सबसे पहला पॉइंट होता है क्लास रेडीनेस, कक्षा की तैयारी। अब भैया तैयारी करोगे तब ना अच्छे से बच्चे पढ़ पाएंगे, उनको पता चल पाएगा कि हाँ आज हमें पढ़ने में मजा आएगा। फिर इंट्रोडक्शन देते हैं कि भैया क्या पढ़ेंगे, तब जाकर के प्रेजेंटेशन की स्थिति आती है। हम ये सब स्थिति ना उत्पन्न होने की वजह से ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होता है। अब इसी ड्रॉप आउट रेट को करने के लिए सरकार ने देखो मध्याह्न भोजन की प्रक्रिया चालू की थी, ताकि इनरोलमेंट कम थे तो ज़्यादा आएँ, भागे ना ज़्यादा। इनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए हालांकि किया गया था। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और कौन कौन से हो सकता है। तो 5-5 मिनट के आधार पर आप भी ध्यान दीजिएगा, और कोई एक्टिविटी आपको लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप इतना मटेरियल सब ऐसे फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं। देखिए फ्री नहीं है ये। आप देखते हैं जब आपका हैप्पीनेस होता है ना, तो उस समय कहीं ना कहीं मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और दूसरी चीज़, यूट्यूब ने थैंक यू वाला बटन भी जारी कर दिया है। आप चाहें तो उस थैंक यू पे क्लिक कीजिए और फिर देखिए कि उसमें कितना थैंक यू करना है। ठीक है, उसे कोई चार्ज नहीं करता मैं। ठीक है, बाकी आप सीखते रहिए। मटेरियल्स बहुत अवेलेबल है। स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में आपको लगभग मैंने 1100 से 1200 या 1300 के आसपास मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए हैं जो MCQs हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं, कभी मिस्टेक हो गया, कभी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कभी बोलने में मिस्टेक हो गया, तो कमेंट जरूर देख लिया करिए, मैं उसमें सही कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।